अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पर रखती, मखसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। काफ़ी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो सबसे पहले हॉल में पहुंचना था और उसकी सुस्त रू तैयारियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालिबन वहां पर अभी सब निकले नहीं थे। अब क्या करे? अब्बा को फोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो इन्हीं सोचों में उलझी अंदर जाने को पलटी ही थी कि गेट पर हॉर्न बजने की आवाज आई। उसने रुक कर देखा। सियाह चमकती गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स खासी तेज थीं। हया की आंखें चुंधिया गईं। उसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तब ही लाइट्स धीमी हो गईं। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में उसके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पांव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियां बमुश्किल बालिश्त भर ही नजर आ रही थी। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे आवेजे कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज सियाह आंखें और कमर पर गिरते सीधे बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं क्या? वो निगाहों में उसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो हैरान सी आगे आई, फिर उसे नजरअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकईतन परेशान थी। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरें, अब्बा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आए? उनका जल्दी पहुंचना जरूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है, लगारी साहब बोले। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लगारी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाजा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर उनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। चले ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? वो सोचने लगी। जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दिखा रहे थे उसे? वो सोच रही थी। तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। उमैर लगारी बोले। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसे खामखा उनके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है क्या? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज में अपने बच्चों की मर्जी को मुकद्दम रखा। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज नहीं है, महनाज कह रही थी, और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे पहुंच चुके हैं कि ये लोग इतने खुशफहम हैं? अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे क्या? बमुश्किल हूँ हाँ में उनके सवालात के जवाब देती वो उस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली। उसी पर लगारी अंकल का फोन बजा तो वो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने उसे पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है, हया बोली। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला।
रोशनी का एक कूंदा सा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था, वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। इससे लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फीट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर हया बोली। डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने के लिए बैठी थी। अब्बा को पता चला तो उनकी सारी वसीउन नजरी भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी नहीं थी, मगर लड़कों से बेतकल्लुफी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगाकर ले गया। आपको जो कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है आपसे। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मोड़ रही थी। अजीब मुज़दरिब हालत हो रही थी उसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया। ओके, मुझे कुछ बताना था आपको, वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरे फुप्पो के बेटे से हो चुका है। वो लोग टर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बाइस मेरे अब्बा उनसे ज़रा बदजन हैं और अब मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से उसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने उसके ख्वाब देखे हैं और जहनी तौर पर खुद को उसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखती हुई बोलती जा रही थी। प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकतक खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि उसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। ना महसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया, अभी तो इन लम्हों से फ़ायदा उठाने दो। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसके गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। वो दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया। वो तेजी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा उसकी गर्दन से रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। उसे वलीद के दरवाजा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेजी गाली देने की आवाज सुनाई दी। उसके भागते कदमों में तेजी आ गई। गलियां सुनसान थीं। जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास सी दौड़ती हुई अगली गली मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली तो बंद थी। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाजा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियां सच साबित हो जाएं। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आगे आ रहा था। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था, अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा घाट। उसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो, उसकी आवाज भर आई। पहली दफा ये गलती की थी और पहली ही दफा इतनी बड़ी सजा। हया सोचने लगी, कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ। दूर लगे स्ट्रीट पूल का बल्ब उसके पीछे छुप गया। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तब ही गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी तुम। वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज, वो होले होले लरज रही थी।
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ، وہی اس روز والا خواجہ سراف ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے کو ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلی آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن سے پیچھے دبوچا، یوں کہ اس کی گردن پر گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے اسے جھٹکے سے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی، مگر ڈولی نے بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑنے دی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پیچھے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توق ہٹ گیا۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ اسی وقت ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھال دیا۔ دوپٹہ حیا کے سر پر آن ٹھہرا، پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پر ڈھلک گیا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں پر پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر وہ دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکتا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اس سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ شکر ہے اندر فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سٹیج پر دلہا دلہن، رشتہ داروں، کزنز اور دوست مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراک میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ وہ بے دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، ڈولی کے الفاظ کی باز گشت ہتھوڑی کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا تھر تھرا دینے والی بن گئی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں آ کر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ایرسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں یہ صرف 2 لڑکیاں سباندی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔
सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। सामने ही किसी ने उसे पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन, आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर उसको कई दफा यूनिवर्सिटी में देखा था। वो लड़की उसे खामखा ही बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़ते सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंज निगाह में उसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे से अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, उसने जैसे बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ टर्की जा रही हूँ हया, मैं खतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खतीजा राना। उसे पहले भी खामखा ही बहुत बुरी लगी थी और अब अंदाजा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने आ गया, भागता हुआ हाँपता हुआ। हया बीबी, वो पुकार रहा था। बोल भी चुको अब, वो गाड़ी लॉक करती हुई कोफ्त से बोली। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती है, वो बहुत रो रही है। जफर ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर ले जाओ। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ भागी। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था। वो दोनों उसके साथ उलझी थीं। आहट पर सर उठाया और उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है ताई अम्मी? मुझे बुला रही थी, वो अंदर कमरे में होगी, ताई अम्मी ने उसे बताया। ओके मैं देखती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने डोर नॉब घुमाकर धकेला और दरवाजा खुलता चला गया। बेड पर इरम अकड़ों बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। इरम क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे खटका था। हया एक बात बताओ। उसका रंधा हुआ लहजा अजीब सा हो गया। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा जरा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है बताओ? हया बोली। हया मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम क्या हुआ है बताओ? वो हैरान रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम बात क्या हुई है बताओ? हया बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोड वेबसाइट खुली हुई थी और उस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी संवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था, दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो। इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोगों ने देख लिया है। हया, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित से स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जागना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरा खींच रखा था। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कप कपा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी।
मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना किया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों के डांस की इजाज़त अब्बा लोगों ने दी थी। अगर इन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। उसका सत्ता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहां कहां से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम सी जमीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो क्या होगा? ओह खुदाया, हम क्या करेंगे? इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की ही होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल जहन में नहीं आ रहा था। शाम में फातिमा बेगम ने उसके कमरे में झांका। हया उठो, क्या सो गई हो? रोहेल का फोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पर बाजू रखे लेटी थी, करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों? क्या कह रहा है? उसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा। कह रहा है उसे तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। स्कून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहां पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते हैं। फिर ऐसे में उसकी निगाहों से इस वीडियो का गुजरना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? उसने पैरों पर स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लाउंज में आ बैठी। क्रैडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा नहीं कर पाई। ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? किस बात की? हया ने पूछा। भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत टर्की जा रही हो ना? और किस बात की भला? ओह अच्छा। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। वो निढाल सी धप से सोफे पर गिरी। हाँ, जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इन गुजरे दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं। उसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पर रखे लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ये ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देखकर इरम उठ गई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ आएंगे क्या? हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो तैयार बैठी थी। हाँ, आंखें जरा वीरान सी थीं। वो वीडियो दफा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालिदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और अब्बा? इरम की आंखों में जरा सी परेशानी उतरी। उनसे इजाजत ले ली है और वो बाहर मर्दों में बैठे हैं। वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर को रुक गई। अंदर सोफों पर साइमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थीं। सामने वाले दो सिंगल सोफे पर एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज लवाजमात से सजी थी।
اور سونیا اندر مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو بس اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم، وہ ارم کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کاندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتر آئی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نگاہوں سے۔ تبھی لڑکے نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کہ نکھیوں سے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا، تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی سارے ماحول میں پھیل گئی۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔